यदि आपको यूनिफॉर्म मोशन कहा जा रहा है, मतलब कि आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के सेंस में भी ले सकते हैं और या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के सेंस में भी लिया जा सकता है। अंतर यही है, सिर्फ एक वेक्टर है और स्पीड स्केलर है, लेकिन मोशन में दोनों आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड यानी वैसा स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहे, जो बदले नहीं, जिसका वैल्यू बदले नहीं। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया जो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो हर पल उसका स्पीड चेंज हो रहा है या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लिया जाए कि पहले यूनिफॉर्म मोशन, if यूनिफॉर्म मोशन को if if a body or particle या object covers equal distance in equal interval of time, then velocity या motion of the body is said to be uniform. Said to be uniform. ठीक है, and its distance or displacement time graph is always as physical. हम लोग ग्राफ इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, पहले पढ़ लेते हैं ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस, अब ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से भी हो सकता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड लेते डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन दोनों है, स्पीड के सेंस में भी लिया जाता है और वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि एक हमने ले लिया ए बी और एक स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट लिए, यहां से काउंट करना शुरू किए, ए से बी से सी से डी। कोई पार्टिकल मान लो 1 सेकंड में ए से बी पे गया, फिर 1 सेकंड में, ये एक सेकंड का इंटरवल है और ए से बी के बीच 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर। नहीं लग रहा है कि हर एक सेकंड में 10 मीटर की कर रहा है, हर एक सेकंड में। तो particle is covering equal distance in equal interval of time. इसका मतलब इसका स्पीड यूनिफॉर्म, द डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट, वेरी ना वेरी। तो ऐसे स्पीड को यदि आप देखोगे तो वेलोसिटी या स्पीड बिटवीन ए एंड बी देखो, स्पीड इज इक्वल टू पता है क्या, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम पड़ी, तो 10 बाय 1, यानी कि यहाँ क्या आया 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी जरा चेक करो, तो यहाँ पर 10 बाय 1, अगेन 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर सी सी से डी के बीच वेलोसिटी 10 बाय 1, यानी 10 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर दोनों सेकंड का इंटरवल ले, चाहे कितना भी छोटा इंटरवल दोनों हो। जैसे मान लेते हैं कि 0.2 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ भी 0.2 सेकंड में 10 मीटर, यहाँ भी 0.2 सेकंड में पार्टिकल 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इंटरवल्स तो सेम है, टाइम इंटरवल 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.2, और हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी आ जाएगा 0.2 करोगे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि तो हर जगह इसका इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पर चेक करें तो हर पॉइंट पर इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का ही मिलेगा, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब टाइम इंटरवल आप छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 2 मीटर का डिस्टेंस कितने में 0.00001 सेकंड, यहाँ भी 0.001 सेकंड, यहाँ भी 0.001 सेकंड। ये टाइम इंटरवल काफी छोटा है, यानी कि 1 सेकंड के 10,000वें सेकंड। तो इस हर पल इसका स्पीड यदि ए और बी के बीच जरा देखा जाए तो आप क्या निकालोगे, बी आएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और टाइम कितना है तो 0.0001, यानी कि 2 पर 1 2 3 4 कितना मीटर पर सेकंड। बीसी के बी और सी के बीच में यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यानी कहने का मतलब हुआ कि 0.01, यानी कि यहाँ भी आएगा 20,000 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी आएगा 2/0.0001, कितना आएगा 20,000 मीटर पर सेकंड। तो कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कहा जा सकता है कि ये से बी तक जाने में बहुत कम समय लगा है, यानी कि जिस समय पार्टिकल ए पर हो चाहे और बी के डिस्टेंस 2 मीटर को होता है और जाने में समय कितना लग गया तो 0.00, यानी कि 1 सेकंड के 10,000वें भाग। तो इसका मतलब कि जिस हर समय हर पल उसका स्पीड कितना रहा है 20 मीटर पर सेकंड का। कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी तक। ए टू बी में भी स्पीड उतना ही रहा है, हर एक टाइम इंटरवल में आपका स्पीड सेम है, यानी कि इसी को जब टाइम का बहुत छोटा हो कह सकते हैं कि पार्टिकल के हर समय स्पीड 20,000 मीटर पर सेकंड। उसी हर एक
एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस बाय टाइम करने पे स्पीड आएगा। उस स्पीड को छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड आया वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यानी कि अभी कितना स्पीड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन टाइम इंटरवल बड़ा कर दिया जाए तो एवरेज स्पीड इसको बोला जाएगा। लंबे टाइम इंटरवल के लिए यदि हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो उसको एवरेज स्पीड हो, और बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब हम लोग स्पीड निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि जिस इंस्टेंट देखे स्पीडोमीटर में स्पीड, वो जो स्पीड है वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब आपको देखने में जितना समय लगा बस 60 किलोमीटर पर आवर गया, तो अभी स्पीड जो है उसका 60 किलो, अब 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड यही बरकरार रहता है, 2 सेकंड के बाद भी स्पीड यही बरकरार रहता है, कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है। और उसका हर जगह इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह सेम मिलेगा। अरे बस, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि इसका स्पीड हर जगह सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा, यानी कि इक्वल कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम लो, बड़ा लो या छोटा लो, हर समय में वो यदि इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे। इसमें ये फिगर बनाना आगे देखिए। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यदि ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, तो ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है, चाहे जैसे भी है, एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और उस पर टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम को रख दिया, तो जो ग्राफ मिलेगा वो किसका ग्राफ मिलेगा? वेलोसिटी का ग्राफ मिलेगा, समझ में आएगा। और वो भी स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आएगा। डिस्टेंस टाइम रहता तो स्पीड, ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म स्पीड। बशर्ते स्केच जो आए वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इस स्लोप ऑफ द ग्राफ का नाम, स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, टाइम नीचे ख्याल रखना। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो y एक्सिस, टाइम नीचे है तो नीचे वाला एक्सिस x एक्सिस। और इन दोनों से मिलकर के तो ग्राफ हमें मिलेगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट यदि करते हैं, ये ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी का होगा, यदि स्पीड का होगा। ये y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे टाइम, इसका ग्राफ मिला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि यहाँ डिस्टेंस रखते तो स्पीड का मिलता। अरे बस, तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ग्राफ के बारे में अब ये चीज याद रखना है, बातें हैं इस पर ग्राफ के बारे में से समझेंगे। आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस नहीं, unequal distance in equal interval of time, then motion of the body is said to be
नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म and distance or displacement time graph is always a curved line, curvilinear line होगा या zigzag होगा, टेढ़ा मेढ़ा, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे एक देखो, मान लीजिए देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो गया कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस बाय टाइम करने पर जो आएगा वैल्यू इंस्टेंटेनियस स्पीड का। लेकिन टाइम इंटरवल यदि बड़ा है तो उस स्थिति में हम लोग उसको एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब है पर्टिकुलर इंस्टेंट जो स्पीड है वही उसका इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में इतना ख्याल रखिए। वैसे आप लोग सिलेबस में अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में नहीं पढ़ना है, 11th वगैरह में पढ़ना, थोड़ी सी जानकारी देना था। मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है और ये डी पॉइंट, 4 पॉइंट लेते। ए और बी के बीच डिस्टेंस 10 मीटर का है, यहाँ 20 मीटर का है और यहाँ पे 16 मीटर का डिस्टेंस एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो कितने सेकंड? हर 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में वो कवर किया कितना डिस्टेंस? 10 मीटर का। दूसरे अगले 2 सेकंड में 20 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर, यानी कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then motion of the body is said to be non-uniform and distance or displacement diagram is always be a curved line. तो इसमें यदि आप निकालोगे तो A और B के बीच का वेलोसिटी, B और C के बीच इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सब बराबर है, 2 सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस ए और बी पहले 2 सेकंड के इंटरवल में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 सेकंड में 20 मीटर का। अब चाहे ये टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो अब यदि हम लोग वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी निकालें डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 10/2 हमें मिला ए और बी के बीच कितना? 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी निकालोगे तो 20 मीटर बाय 2 सेकंड, यानी कि 20/2 आपको मिला वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी बिटवीन CD यदि कैलकुलेट करो तो आपको 3/2 यानी कि आएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो अब बताओ हर एक इंटरवल में इसका वेलोसिटी सेम आ रहा है कि डिफरेंट? डिफरेंट, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी ये नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में हम इसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आप चाहते तो यहाँ पर टाइम इंटरवल 2 सेकंड के बाद चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, यहाँ पर 0.02 सेकंड ही रखें, 0.0 सेकंड, यहाँ भी 0.0, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, यदि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन
परफॉर्म कर रहा है। अभी टाइम इंटरवल हमने बहुत छोटा कर दिया, 0.0 0.0 10 मीटर बाई 0.02, यानी कि आपको हो जाएगा 5 पे 500 मीटर पर सेकेंड। 10 बाई 0.2 को 1000 बटा 500 मीटर पर। इसमें 20 बाई 0.0, यानी यहाँ हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। 16 बाई 0.02, यानी कि 800 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यदि हम लोग इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करोगे आप, तो मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलग अलग, आपको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर रखें और एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लिया जाता है। टाइम किधर, एक्स एक्सिस। और यदि इसका ग्राफ एक कर्व लाइन आ रहा है, कर्व लाइन आ रहा है, कर्व लाइन आने का मतलब क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर इसका स्पीड अलग अलग मिलेगा, चेंज होता हुआ मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर इसका स्पीड सेम नहीं मिलेगा। उस स्थिति में ए से बी के बीच, बी से सी के बीच, सी से डी के बीच जीरो इंटरवल, जैसे यहाँ एग्जांपल है, किसी भी टाइम इंटरवल में आपको स्पीड सेम है नहीं, कहेंगे क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन होगा या फिर जिगजैग। ये यूनिफॉर्म में ग्राफ हमेशा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहो या फिर यूनिफॉर्म मोशन कहो। वेलोसिटी कह रहे हो ब्रैकेट में हम यूनिफॉर्म मोशन, और ये नॉन तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अभी देखिए, इसको तो नोट डाउन कर लो, ये यूनिफॉर्म का एक ग्राफ और ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ, डेफिनेशन और ग्राफ, ये बेसिक डिफरेंसेस है। आइए ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत, ग्राफ में आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में भी आएंगे, ग्राफिकल प्रॉब्लम और फर्स्ट प्रॉब्लम भी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हमेशा किस पे रखें, वाई एक्स। टाइम को किस पे रखेंगे, तो एक्स एक्स। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप लोग को लिख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीजें आप नोट डाउन कर लें। हेडिंग डाल दीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें आपको सबसे पहली बात तो उनको ये याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच जो स्केच मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो स्केच मिलेगा वो वेलोसिटी का मिलेगा। ग्राफ के बारे में आप लोग को पता होगा, एक्स एक्सिस हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके, इसमें पढ़ा हुआ होगा, याद होगा कि नहीं पता नहीं, आइडिया है नहीं, है और कितने लोग नहीं। देखते हैं आगे, हम एक बार करा देंगे आगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट always taken on the positive y-axis, velocity on the negative y-axis. ठीक है, taken on y-axis, while time on the x, टाइम किस पे लेंगे हम लोग हमेशा, एक्स एक्सिस पर, या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो लेंगे हम लोग वाई एक्सिस। दूसरी बात, स्केच ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट्स इसको slope of the graph between distance or displacement and time always represents always represents speed or velocity. Slope of the graph, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप को या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो स्पीड को, डिस्टेंस टाइम रहेगा तो स्पीड को, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा। यदि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे टाइम दे रहे हैं तो ग्राफ मिलेगा, और द ग्राफ जो मिलेगा वो स्पीड का होगा। लेकिन वाई एक्सिस पे यदि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, तो ऑफ द ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, गलत। फिर देखिए ये स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कहेंगे क्या कि tangent of the angle between positive x-axis, positive x-axis and
sketch of sketch of velocity, distance or displacement, time, graph। आप देखिए टेंजेंट वगैरह देखिए टेंथ में साइन ऑफ टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है तो आगे साइन टेन कॉस वगैरह के बारे में बताएंगे। लेकिन वैसे जान लो थोड़ा सा हम ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल यदि थीटा का वैल्यू है ए बी सी ये ट्रायंगल है राइट एंगल एट बी है तो ये तो हाइपोटेनस और जो एंगल लिया जा रहा है वो उसका सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर और ये बेस नोट डाउन करना होगा तो अलग से नोट डाउन कर लेना। हम ये स्लोप ऑफ द ग्राफ के बारे में समझाने जा रहे हैं। टेंजेंट एक वर्ड आया है ये वर्ड आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक अच्छे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो राइट। कॉस थीटा बोला जाता है बेस और हाइपोटेनस के। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो। सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस बाय बेस का और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो इसमें टेंजेंट यानी कि टैन थीटा शॉर्ट में हम लोग टैन टेंजेंट को टैन भी बोला जाता है। नोट डाउन करना है तो कर लो इसको अलग से करना है नहीं और इसको याद रखिएगा कि आगे भी आपको कोर्स का रेजोल्यूशन वगैरह करना है बताएंगे तो वहां कम आज पढ़ा हुआ रहेगा तो आगे समझने में आसानी होगी। ठीक ठीक हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेनी। हमने क्या कहा कि डिस्टेंस को क्या डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे पॉइंट एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर और टाइम को रखना है एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कोई ग्राफ किसी पार्टिकल का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को स्ट्रेट लाइन आया तो क्या यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट टाइम की किस क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये जो स्केच मिला ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया यही स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि स्लोप ऑफ द
ग्राफ यदि पूछा जाए तो आपको कहोगे क्या, tan थीटा। अब ये जितना एंगल बड़ा होगा, ये जितना ज्यादा एंगल होगा, स्पीड, अब मान लो एक पार्टिकल ए का ग्राफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ लिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इसका ये पर एंगल सपोज करो 45 डिग्री का है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके साथ एंगल कितने का है 45 डिग्री का। तो एंगल जितना बड़ा होगा tan थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अब ये देखिए, ये एक पार्टिकल बी का ग्राफ, पार्टिकल चाहे मैं कहीं अलग है ना, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का, यानी कि यहाँ थीटा वन का वैल्यू कितना, ये हो गया पार्टिकल बी का। तो पार्टिकल बी एक्स एक्सिस के साथ और बड़ा एंगल बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन या लार्जर देन ए। ए से बी का स्पीड, जिसका स्लोप जितना ज्यादा एक्स एक्सिस से जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। स्लोप बढ़ने का मतलब कि बी का वेलोसिटी ज्यादा है और ए का वेलोसिटी कम है। स्लोप यदि कम होते 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 सपोज करो कि ये, अब इसका आप क्या लोगे, ये पार्टिकल सी का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के बीच पता है एंगल कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। तो जब ये पैरेलल हो जाएगा इसके टाइम एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के, तो वेलोसिटी इसकी क्या कही जाएगी, 0। पार्टिकल सी का वेलोसिटी कितना कहा जाएगा, 0, क्योंकि स्लोप इसका 0 हो गया। स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। अब स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ता चला जाएगा, या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये स्लोप, ये स्लोप का मतलब आप समझ सकते हो एंगल बढ़ रहा है यानी कि ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है। आपको जरूरी नहीं है, मान लेते हैं कि आपको ये ग्राफ मिलता है पार्टिकल डी का ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस से इसको पीछे पड़ी, ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस करेगा, जहां करेगा वही उसका जो एंगल बना वही उसका ग्राफ माना जाए, उसका स्लोप माना जाए। तो जिस पार्टिकल का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका स्लोप कम है यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्केच ऑफ द ग्राफ जो दिया हुआ है उसके बीच एंगल यदि जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा, और वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसका स्पीड अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। हम लोग देखेंगे इस चीज को आगे, प्रॉब्लम्स बनाएंगे इस चीज दिखाऊंगा। तो स्लोप का मतलब हो गया, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, स्लोप का मतलब हो गया क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच का एंगल जो हुआ वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है। ये जैसे एक्स एक्सिस के टाइम वाला एक्सिस का, डिस्टेंस वाला एक्सिस का वाई एक्सिस, और ये ग्राफ यदि देखो ये है एक पार्टिकल का ग्राफ, एक पार्टिकल का ये ग्राफ है बी का, एक पार्टिकल का ग्राफ। तो क्या कहेंगे, ए का स्पीड वेलोसिटी ज्यादा है या बी का, देखो ना जिसका मुंडी ऊपर है इसका स्पीड ज्यादा, इसका ये खड़ा स्लोप, ये कम स्लोप, समझ में आ रही बात, स्लोप ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा, यानी कि ये एंगल आपस एंगल बड़ा है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंगल यदि छोटा है यानी कि स्लोप कम है यानी कि वेलोसिटी कम है। यदि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। लेकिन स्लोप को एक्चुअली डिफाइन किया जाता है, स्लोप को एक्चुअली टेंजेंट ऑफ थीटा से यानी कि tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या
स्केच ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच के एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा एक वेरिएबल एंगल का वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 60 डिग्री, वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ। अब आइए greater the slope, greater is the slope of distance or displacement time graph, greater is the velocity, speed, distance time graph है तो speed और displacement time होगा तो velocity। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा उसका स्पीड माना जाएगा, ज्यादा स्पीड माना जाएगा या ज्यादा माना जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि यदि स्लोप कम है तो स्पीड कम होगा, स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा या फिर स्पीड ज्यादा होगा। डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो। ये है पांचवी बात कि इफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी या स्पीड ग्राफ is a straight line, then speed or velocity is uniform। यदि ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, अभी अभी पढ़े हैं, यूनिफॉर्म स्पीड होगा चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। हाँ, छठी बात है कि इफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम graph is curved or zigzag, then speed or velocity is non-uniform, non-uniform कहा जाएगा। नहीं, छह बातें। सातवीं बात, if distance or displacement time graph is parallel to टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, देन स्पीड और वेलोसिटी is zero, is zero, और ऑब्जेक्ट
is said to be in rest. कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में said to be रेस्ट। यदि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो y एक्सिस और x एक्सिस द डिस्टेंस और द टाइम, और ग्राफ जो हो गया वो आ गया ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा किसमें, रेस्ट में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको कि आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हुआ? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट always taken on y-axis while time on x-axis. Slope of graph between distance and distance displacement and time always represents speed of velocity. Speed of velocity. Slope of graph is the tangent with slope of graph is tangent of the angle between positive x-axis and sketch of the distance and distance. Right? Graph स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब tan थीटा। थीटा क्या है, तो वही एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ग्राफ। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड स्केच ऑफ द ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटर इज द स्लोप of distance, greater is the slope of distance displacement time graph, greater is the speed and velocity and vice versa। यानी कि स्लोप यदि ज्यादा है तो स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगा, स्लोप यदि कम है तो स्पीड और वेलोसिटी कम होगा। यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है तो वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म माना जाएगा। यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको कर्व या जिगजैग है तो नॉन यूनिफॉर्म माना जाएगा। यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, मानना है कि उसका स्पीड हमेशा या वेलोसिटी जीरो होगा। क्लियर है? आइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, खुशी, सान्या, अनन्या। आगे देखिए, ये देखो, ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। ग्राफ समझने के पहले कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन में हम लोग मैथ्स में भी आप लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्विवेलेंट वेरिएबल्स और ग्राफ
वैसे हम लोग 8 में भी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट कैसे लिया जाता है। एक बार हम रिमाइंड कर दे रहे हैं उसके बाद। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, से इसको प्लेन बोलते हैं, ये प्लेन है या सरफेस, ये व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस है ये प्लेन। प्लेन फ्लैट सरफेस भी हो सकता है, कर्व सरफेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस दिया गया है जिसमें 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बांट देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन आ जाता है। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 ऐसे 5, इधर भी करो तो जो वैसे ही आपको 1 -1 माइनस 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 -5, इधर +1 +2 +1 5, जहां पर 1 -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई डैश और इधर हो गया एक्स। इस पॉइंट में हमको लोकेट करना है। मान लो एक पॉइंट ए है जिसका क्या हुआ है, क्या 2,6, ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो है वो -3,4 है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 2,-5 है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट 0, -2 है, एफ का कोऑर्डिनेट 3, 0 है, पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट -2, 0 है, और पॉइंट एच का जो कोऑर्डिनेट 0, -1, ठीक है ना। इधर ये -1 -2 -5, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, इसमें y भी पॉजिटिव और x पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव और x का वैल्यू नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। हमेशा पहला जो है फिगर वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब तो हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोला जाता है। हमेशा पहला फिगर जो है वो एब्सिसा और दूसरा ऑर्डिनेट। अब इनको हमें लोकेट करना है, तो एब्सिसा 2 यूनिट और y कोऑर्डिनेट दिया दिख रहा है। तो ओरिजिन से पेन भाव पहले किधर जाना है, +2, और फिर y की तरफ इसके सीधे में हो जाओ। ये पॉइंट जो हुआ वो a हुआ और उसका कोऑर्डिनेट v को लोकेट करना है, तो यहीं से जाएंगे किधर, -3, और फिर y की तरफ कितना यूनिट जाना है, तो ये होगा y का कोऑर्डिनेट -4 दिया।
ये चीज हम लोग 8 में भी पढ़ चुके हैं। वैसे एक बार देखो, सी सी पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे? पहले गया 2, -5 इधर जाएंगे +2 और -5 एक पॉइंट होगा सी, जिसका कोऑर्डिनेट हुआ 2, -5। डी को लिमिट करना है तो +2 और -5। ये देखो, ये -3 एक्स भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि पहले -3 फिर वाई में भी इधर जाना है माइनस। ये डी पॉइंट हुआ माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखना है? एब्सिसा नेगेटिव लेकिन ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। की पॉइंट को लोकेट करो। की पॉइंट को लोकेट करना है 0,4 पर, यानी एब्सिसा 0, एब्सिसा का 0 कहां पर है? यहीं पर। कितना? y की तरफ कितना? -4। किधर जाएंगे, ऊपर या नीचे? y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आपको इधर मिलेगा। एक पॉइंट हुआ 0, माइनस। f है 3,0, तो x पर 3 जाओ तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, 0। हाँ, जी को लोकेट करेंगे, ये पॉइंट कौन सा होगा? एफ, सॉरी, ये पॉइंट हुआ एफ। जी का लोकेशन बताओ, -2,0, यानी ये हो -2,0 और एच का हो जाएगा 0,-1 और 0,+1 -0,1 ये पॉइंट एच। तो एक्स एक्सिस पे ख्याल रखिए, ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, यानी कि y का वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होगा और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, हर एक पॉइंट का एक्सिस आ 0, यानी कि x का वैल्यू 0। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अरे बस आपको दे दें कि आप लोकेट करो -2,4, तो -2, आप इधर जाओगे या 2, माइनस -2, माइनस ये होगा माइनस। अरे बस किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ये पढ़ चुके हैं, एक बार जस्ट रिमाइंड करा रहे हैं। फिर आगे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उस पर ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कौन सा कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। अरे बस आज का क्लास आप नहीं आ रहा, कल फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देंगे और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है ना? थैंक यू।